लगातार मैं भी इन दिनों देख रहा हूँ कि जब कई अधिकारियों से मिलते हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं, कई मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं, तो संयम एक तरह से टूटने लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं बेरोजगारों को समय पर रोजगार मिले, लेकिन उनके विपरीत काम कर रहे हैं। हमारा आंदोलन होगा वो इन लोगों के खिलाफ होगा, आपके खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि आप संवेदनशील हो, आपके साथ आज भी हैं और कल भी नहीं। अगला मुद्दा यही है कि सिस्टम में सुधार हो, कि समय पे भर्ती निकलती है तो समय पे भर्ती भी होनी चाहिए। सरकारों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि कब एग्जाम होगा, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। एक बात की मुझे जरूर खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना काल में भी कई भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी करके एक मिसाल पेश की है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। आज खास बातचीत में हमारे साथ हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के संरक्षक और युवाओं की आवाज उपेंद्र यादव जी। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में और आज हम जानेंगे इस खास बातचीत में युवाओं से जुड़े कुछ मुद्दों के बारे में। सर जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं की आप आवाज बन चुके हैं, काफी सारे काम आपने युवाओं के लिए किए हैं, तो अगला क्या मुद्दा है आपका युवाओं को लेकर? अगला मुद्दा यही है कि सिस्टम में सुधार हो। हम चाहते हैं कि समय पे भर्ती निकलती है तो समय पे भर्ती भी होनी चाहिए, यानी कि सरकारों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि कब एग्जाम होगा, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। जिस प्रकार नेताओं के चुनाव फिक्स होते हैं कि कब चुनाव होगा, कब मतगणना होगी और कब वो शपथ लेगा, उसी प्रकार बेरोजगारों का भी कैलेंडर जारी होना चाहिए कि कब उसको ज्वाइनिंग मिलेगी, कितने दिन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि भर्ती निकलती है 2013 से 2020 तक वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन एक बात की मुझे जरूर खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना काल में भी कई भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी करके एक मिसाल पेश की है और लगातार वो भर्तियों को लेकर संवेदनशील है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि बेरोजगार के प्रति वो हमेशा ऐसे ही संवेदनशील रहेंगे। लेकिन जो तमाम मांगों को लेकर हम संघर्ष कर रहे थे पिछली सरकार में भी, इस सरकार में भी जो अधिकारी लापरवाही कर रहे थे, हम चाहते थे कि भर्तियों का कैलेंडर जारी हो, समय पे बेरोजगार को रोजगार मिल सके। सर, ये आपने बताया कि बेरोजगारों की भर्ती के लिए अभी आप संघर्ष कर रहे हैं। पिछले काफी दिनों से देखा है कि आपकी जो संघ है उसकी तरफ से कोई भी धरना प्रदर्शन या ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आई हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो सिस्टम से जो आपकी मांग है वो अभी हाल फिलहाल पूरी हो चुकी है या अभी भी आप उसके लिए संघर्षरत हैं? देखो, सबसे अच्छी बात है मैंने अभी बताई कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 मार्च को मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद 15 मार्च को मुलाकात हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुलाकात हुई एक शादी समारोह के दौरान, तो उन्होंने कहा कि आप आना और कुछ युवाओं के लिए अच्छा करेंगे और उन्होंने मॉनिटरिंग किया लगातार। जहाँ अच्छा होगा हम धन्यवाद भी देंगे। और 12,000 से ज़्यादा एलडीसी के अभ्यर्थियों को कोरोना काल में नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी करके उनको नौकरी देने का काम किया है। आरपीएस एलडीसी भर्ती 223 पदों पर 9,322 सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी किया है। लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की है। तो लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हो धरना प्रदर्शन की, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, हम आपके साथ हैं, आप संवेदनशील हैं, लेकिन जो सिस्टम में बैठे कुछ अधिकारी या तो 587 पद जो एलडीसी में काट दिए गए थे या भर्तियों के गलत नियम बनाने से भर्तियाँ कोर्ट में अटक जाती हैं, समय पे परिणाम नहीं आते हैं, आरपीएससी जो अध्यक्ष है वो मिलता नहीं है, कुछ मंत्री भी अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाते हैं। संयम लगातार मैं भी इन दिनों देख रहा हूँ कि जब कई अधिकारियों से मिलते हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं, कई मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं, तो संयम एक तरह से टूटने लगता है। लेकिन आपका चेहरा सामने आता है कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, उनके सामने बड़ी बात रखेंगे। लेकिन आप कह रहे हो धरना प्रदर्शन की, वो कहते हैं ना कि पिस्तौल रखना छोड़ा है, गोली चलाना नहीं भूला है, संघर्ष को विराम दिया है, संघर्ष करना नहीं भूला है। यदि जो तमाम अधिकारी और मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की शिकायत के बाद भी अपना रवैया चेंज नहीं करते, तो वही मैदान होगा, वही संघर्ष होगा और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। और फिर उन लोगों को भी एहसास होगा कि राजस्थान के युवा हर चीज़ को बदलना जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, शिकायत भी करूंगा कि वो किस तरह से
माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं बेरोजगारों को समय पर रोजगार मिले, लेकिन उनके विपरीत काम कर रहे हैं। गलत नियमों को नई भर्तियों में जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत करूंगा, फिर उसके बाद भी यदि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम खुद उनके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे और मैदान उतरेंगे। सर, बात करें भर्तियों की तो ऐसा देखा जाता है कि राजस्थान में भर्तियों में जो आरक्षण है, जैसे जो बाहर के उम्मीदवार जो आते हैं उन्हें दिया जाता है, लेकिन अन्य जो राज्य है उनमें ऐसा नहीं है। तो इसको लेकर आपका क्या आगे रहेगा कि जो राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं उस पर उनके साथ में नाइंसाफी होती है? देखो, 11 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी और उनके सामने बड़ी मजबूती से मैंने बात रखी थी। जो 21 से 22 राज्यों में राजस्थान वालों को 0% लिया जाता है जी। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, स्थानीय निवासी के आधार पर, और इसके अलावा और कई चीजें लागू कर देते हैं वहां। तो उन लोगों को राजस्थान वाले वहां फॉर्म नहीं भर पाते हैं और वह स्थानीय भाषा को भी लागू कर दिया जाता है। जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी का 50% वो कितने भी आ सकते हैं। ऐसा आपने देखा कई भर्तियों में बाहरी राज्यों वालों को ज्यादा चयन हुआ है। तो 11 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने बात रखी थी। मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश भी जारी हुआ था कि परीक्षण करवा के इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं लगातार कह रहा हूँ, अधिकारी की लापरवाही। जो IAS अधिकारी बाहर के हैं वो नहीं चाहते कि राजस्थान के बेरोजगारों को भला हो, और लगातार 2 साल तक हमने संघर्ष किया है। एक जो राज्य की पॉलिसी जो हमने तथ्य इकट्ठे किए, मैं और मेरा संगठन लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि कई MLA इससे समर्थन में आ रहे हैं, लगातार लेटर लिख रहे हैं। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, सरकारी भर्तियों में भी बाहरी राज्यों वालों को रोका जाए और प्राइवेट क्षेत्र में बाहरी राज्यों वालों को रोका जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं ले रहे हैं। ये लड़ाई प्रदेश के हित में है, प्रदेश के युवाओं के हित में है। मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी फैसला लेंगे, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को यहाँ उन पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में तो अभी कहा कि साल भर तक भर्तियां नहीं की जाएगी। ऐसे में राजस्थान में रीट 31,000 पदों पे होने वाली है, फर्स्ट ग्रेड है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है, रेडियो, जो अन्य भर्तियां होने वाली है, बाहरी राज्यों वाले तो यहाँ आ जाएंगे। तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को कुछ मौका नहीं मिलेगा। तो मैं भी माननीय मुख्यमंत्री से गुहार करता हूँ कि इस पर तत्काल एक्शन ले, बाहरी राज्यों का राजस्थान में कोटा खत्म करे। कोटा तो हालांकि है नहीं, लेकिन 50% वो कितने भी आ सकते हैं, तो उन पर रोक लगाई जाए, जिससे राजस्थान के बेरोजगार को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। भर्तियों और परिणाम के अलावा और कौन से युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं जिनकी तरफ आप सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भर्तियों का कैलेंडर जारी हो। LDC भर्ती 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन उनका कैलेंडर करीब महीने भर पहले जारी हो गया था। राजस्थान के युवाओं की एक ही आवाज है, रीट 2020 का आयोजन होना है, लेकिन उसका न तो पैटर्न न परीक्षा तिथि का पता नहीं है। पहले 2 अगस्त थी, फिर 2 सितंबर किया गया। युवा यही कहते हैं कि आप फरवरी में करवा लीजिए एग्जाम, जनवरी में करवा लीजिए, दिसंबर में करवा लीजिए, लेकिन कैलेंडर तो जारी करो कि एग्जाम कब होगा, पैटर्न क्या होगा, परीक्षा तिथि क्या, जो परीक्षा तिथि के बाद परिणाम कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी। तो एक कैलेंडर जारी होना तो वो बेरोजगार अपना लक्ष्य मानकर अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब क्या है कि कैलेंडर जारी होता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी कि 31,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आएगी, लेकिन उसकी परीक्षा तिथि न जारी होना, पैटर्न जारी न होना, ये सबसे बड़ी विभागीय लापरवाही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैंने निवेदन किया है, शिक्षा मंत्री जी को कई सुझाव दिए कि सेकंड ग्रेड का भी कैलेंडर जारी करो, आप LDC का कैलेंडर जारी करो। उन्होंने दोनों कैलेंडर जारी किया। आज कोई भी बेरोजगार शिक्षा मंत्री जी को और किसी मंत्री को ज्ञापन नहीं देता। आज वो इंतजार कर रहे हैं कि हाँ, हमें 24 जुलाई के बाद सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, हमें इस जुलाई से हमें LDC में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। वो जब तक उनको कैलेंडर जारी नहीं होता, बेरोजगार चिंतित होता है हमें ज्वाइनिंग कब मिलेगी। वो फोन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। जब कैलेंडर जारी हो जाता है तो वो किसी को परेशान नहीं करते। जैसे दोनों भर्तियों में कैलेंडर जारी होने से ना मंत्री जी को समस्या हुई, ना सरकार को समस्या हुई और बेरोजगार खुश है। उसी प्रकार कोई भी भर्ती हो कि भैया कंप्यूटर शिक्षक भर्ती कब करवाएंगे, 2021 में करवाएंगे, 22 में करवाएंगे, 20 में करवाएंगे, रीट कब करवाएंगे, कौन सी भर्ती क्या करवाएंगे, तो वो विसंगतियां हैं जो कैलेंडर नहीं जारी करना, उनको दूर करना चाहिए, जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी कर सके और वो सरकार के प्रति वो कभी आक्रोशित न हो, आंदोलन उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़े।
इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गुहार करना चाहूँगा कि जो ऊर्जा विभाग की जो भर्तियां हैं, जिसमें मात्र 50,000 के करीब अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाते हैं, उनका परीक्षा केंद्र दिया जाता है यूपी बिहार। और वहाँ क्या होता है, वहाँ के लोग उस सेंटर को खरीद लेते हैं और वो वहीं के लोग सेटिंग करके नौकरी लग जाते हैं। जब राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी और जो राजस्थान की जो तमाम जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, जिसमें 15 से 16 लाख लोगों के एग्जाम राजस्थान यहीं करवाता है, इनका परीक्षा केंद्र यहीं देता है, तो क्या 50,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र यहाँ नहीं दे सकते? यदि यहाँ परीक्षा केंद्र देते तो सही तरीके से वो भर्ती हो पाएगी, राजस्थान के बेरोजगारों को फायदा होगा, नहीं तो घपला होता रहेगा। और ये गड़बड़ियाँ क्यों है कि इसमें मिली भगत होती है अपने लोगों को लगाने के लिए, जिसमें कई आईएएस अधिकारी मिले हुए हैं, वो बाहर सेंटर देते हैं, अपने लोगों को लगाने के लिए सेंटर बिक जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप परीक्षा केंद्र राजस्थान में दें और राजस्थान के बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ने से राजस्थान के अभ्यर्थी को ज़्यादा नंबर आ सके। मान लीजिए पहले 2013 में जो ऊर्जा विभाग में जो भर्तियाँ थी, उसमें पैटर्न बहुत अच्छा था, राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज़्यादा पूछा जाता था, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थियों को नंबर ज़्यादा आता था। सामान्य तौर पे पूछे जाएगी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान का अभ्यर्थी बता सकता है सिक्कर महल, यूपी और बिहार वाला नहीं बता सकता। ऐसे में राजस्थान की भर्तियों में राजस्थान का सामान्य ज्ञान का ज़्यादा समावेश किया जाए, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके, ज़्यादा वो तैयारी कर सके। ये लगातार हम मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का भी ये जो परीक्षा प्रणाली वो मजबूत होनी चाहिए। आज आरपीएससी की तो इतनी बुरी स्थिति है कि हर परिणाम के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। परिणाम आ गए तो फॉर्म भिजवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। और दूसरी बात, अब सिस्टम कर दिया कि 2-2.5 गुना परिणाम निकाल देते हैं, 2-3 महीने तो उनके काउंसलिंग में लगा देते हैं। तो कुल मिलाकर आरपीएससी की जो साख गिरती जा रही है, सरकार उस पर भी ध्यान दे और समय पर उनका परिणाम जारी करने के लिए उनको पाबंद करे कि समय पे परिणाम जारी हो, समय पे बेरोजगार को रोजगार मिले। तो कुल मिलाकर छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनको सरकार को निस्तारण करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर सख्त से सख्त कानून लेना चाहिए। जिस प्रकार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसी प्रकार आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड पे भी थोड़ी पाबंदी लगाकर मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वो बेरोजगार को समय पे एग्जाम करवाए, समय पे उनका परिणाम निकाले और समय पे इंटरव्यू करवाए और समय पे बेरोजगारों के नौकरी के रास्ते खुल सके। सर, सिस्टम के खिलाफ आपकी नाराजगी है, आपकी शिकायत है कि जो सिस्टम में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो इन सारे कार्यों को आसानी से नहीं होने देते हैं। तो ऐसे में सिस्टम को सुधारने के लिए आपकी क्या आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है या आप क्या करने वाले हैं आगे कि सिस्टम में सुधार हो? क्या आप आगे राजनीति में आना अपना अगला लक्ष्य मानते हैं? देखो, ये मेरे इंटरव्यू देखने के बाद कई लोग कहेंगे कि ये तो गहलोत जी के कैंप के हैं और सीएम साहब की लगातार बढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं कि मेरा संघर्ष 2012 पिछली सरकार में कांग्रेस सरकार से शुरू हुआ था। उनको ये पता नहीं, इसी कांग्रेस सरकार में मैं अनशन पे बैठा था और इसी कांग्रेस सरकार में 25 नवंबर 2019 को मैं जेल जाके आया हूँ। मैं बढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि वो मॉनिटरिंग कर रहा है। इस कोरोना काल में 12,000 एलडीसी वालों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया उन्होंने शुरू की, कई लोगों के अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग मिल गई और को मिलने वाली है, प्रोसेस में है सेकंड ग्रेड के आदेश की। तो मेरा फर्ज है, जो काम करेगा धन्यवाद देना मेरा फर्ज है। जहां सरकार से कम गलतियां होती हैं, जहां विसंगति होती है, मैं आवाज उठाता हूं। किसी पार्टी विशेष को चुना नहीं है, जो अच्छा काम करेगा धन्यवाद देना मेरा फर्ज है। माननीय मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया, धन्यवाद दिया और आगे भी दूंगा। जहां मुझे लगता है कि ये छात्र हित में नहीं है, वहां आंदोलन भी होंगे, प्रदर्शन भी होंगे, लेकिन जबरदस्ती किसी के खिलाफ बोलना, जबरदस्ती अंगुली करना बिल्कुल गलत है। कई लोग पूछते हैं कि आप तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बहुत बोलते थे, आज क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलता कि जब मैं शादी समारोह में मिला तो उन्होंने खुद ने, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे देखते कहा कि एक बार आना, अपने युवाओं के लिए अच्छा निर्णय करेंगे। खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि अच्छा निर्णय करेंगे। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, उनकी 1 साल तक नौकरियां रोक दी गई। हमारी कम से कम प्रोसेस तो शुरू है। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो तमाम, मुझे ये भी पता है कि 2013 के एनएम जीएनएम जो है भर्ती है, 67-1900 पद हैं एनएम के और 4514 पद है जीएनएम के। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 10,029 पदों पर, 587 जो एलडीसी 2018 में कम किए पद हैं। इसके अलावा आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती है, रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची है, 16 है।
तो उन तमाम जो इशू है माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेने हैं, उनसे मुलाकात भी करनी है, उनके सामने मजबूती से बात रखेंगे कि हम वही व्यक्ति है जो कांग्रेस को समर्थन भी दिया था, साथ भी थे, आज भी साथ हैं। क्योंकि जो आप लोगों को कुछ माननीय मुख्यमंत्री तक सही रिपोर्ट नहीं पहुंचा रहे, अधिकारी गुमराह करते हैं, गलत रिपोर्ट पहुंचाते हैं, तो मुझे विश्वास है कि जब माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो ये जो मैंने कुछ भर्तियां बताई, इसके अलावा और भी मुद्दे जो तमाम है बेरोजगारों के, माननीय मुख्यमंत्री उस पर एक्शन लेंगे, उनको राहत प्रदान करेंगे। आपने एक सवाल किया राजनीति का, तो उसका जवाब यही है कि हमने पहले भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, उसके बाद सत्ता में आने के बाद लगातार भर्तियां अटकती रही, लाठीचार्ज, जेल जाना, हंगामा, प्रदर्शन, अनशन होता रहा। हमें लगा कि ये सरकार युवाओं के भविष्य के लिए, रोजगार के लिए सही नहीं उतर पाई अपने वादे से। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस को हमने समर्थन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी मुझे लगता है कि वास्तव में सिस्टम में सुधार नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं वो नहीं चाहते सिस्टम में सुधार हो, तो उसके लिए लड़ाई हमारी जारी है अंतिम दम तक, यानी कि साहस है जब तक लड़ाई लड़ेंगे। और राजनीति की हमें लगता है कि कांग्रेस भी सिस्टम को नहीं सुधार पाई, समय पे रोजगार नहीं दे पाई, तमाम विसंगतियां दूर नहीं कर पाई, बाहरी राज्य का कोटा कम नहीं कर पाई और बेरोजगार को संतुष्ट नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं युवाओं को खुद को मैदान में उतरना होगा। शायद 2023 में युवा हर विधानसभा में अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैं उम्मीदवार हूं, क्योंकि जो नेता हैं किसी पार्टी के हैं वो फेसबुक पे, लेटर पैड पे युवाओं की मांग रखते हैं, कभी धरातल पे, कभी सरकार के सामने नहीं रखते हैं। लेकिन अब पता चलेगा 2023 में, क्योंकि 2023 में सबसे बड़ा चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती उन एमएलए के सामने जो 200 एमएलए हैं, कि जो बेरोजगार आज हैं कि आने वाले समय में ये बेरोजगार उनको बेरोजगार ना कर दे, सामने चुनौती देकर। हो सकता है हम खुद भी 200 एमएलए को चुनाव लड़वा दे, लेकिन 2023 बहुत दूर है, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति बहुत भयंकर, बहुत बेकार होने वाली है। और जिस प्रकार मैं आज भी, अभी भी, कि ऐसी नौबत नहीं आए कि युवाओं को मैदान में उतरना पड़े। मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर। मैं लगातार इस इंटरव्यू में विश्वास इसलिए जता रहा हूं क्योंकि अन्य राज्यों की बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और भर्ती को लेकर काम भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बदलाव भी लाएंगे, कहीं ना कहीं बेरोजगारों के लिए अच्छी नीति भी लेके आएंगे। कई ऐसे आइडिया हमारे पास हैं, उसमें बदलाव, उस आइडिया से यदि काम होता है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी कम होगी और प्रदेश का स्तर भी मजबूत होगा। और जिस प्रकार हमने समर्थन दिया था, हमें आशा थी कि कांग्रेस पार्टी में युवाओं को समय पर रोजगार मिलेगा, उनको खुशियां मिलेगी, लेकिन अभी तक तो मेरे दिल की बात यही है कि अभी तक तो हमें हताशा मिली है, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़कर, कि वो हालांकि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बीच में कोरोना आ गया, जब पटरी पर सही स्थिति वापस होने लगी तो कोरोना आ गया, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करेंगे कि आप युवाओं से उनकी चर्चा कर कर, समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने की कोशिश करें, जिससे युवाओं में आक्रोश ना हो, वो धरना प्रदर्शन ना करें। क्योंकि धरना प्रदर्शन करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री तक वही मंत्री कि साहब ये तो आपको बदनाम करना चाह रहे हैं, साहब ये तो आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, साहब ये तो कांग्रेस सरकार को बदनाम कर रहे हैं, साहब ये तो ये कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मजबूरी होती है जब किसी मंत्री के पास जाए और बेइज्जती करे, सुने नहीं, बोले कहाँ से आ गए, अधिकारी नहीं सुने, भर्तियों को अटका दे, तो दिल रोता है। फिर मजबूरी में हमें मैदान में आना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति नहीं आए कि हमें दोबारा आना पड़े, क्योंकि हमें मौका दो। हम आपके सामने बात रखना चाहते हैं कि हाँ, कौन सा अधिकारी, कौन सा मंत्री लापरवाही कर रहा है और किस वजह से बेरोजगारों में आक्रोश है। यदि आप हमें मौका दोगे तो हम बताएंगे क्या कमी है, और यदि मौका नहीं मिलेगा तो मजबूरी में हमें आंदोलन भी करना पड़ता है, अनशन भी करना पड़ता है, सड़कों भी आना पड़ता है। तो शायद मैं बड़ी आशा के साथ माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द युवाओं को बात रखने के लिए हमें मौका दें, जिससे हम आपको हमारी पीड़ा बता सके, जिससे भविष्य में आंदोलन न हो। अन्यथा जो स्थिति वर्तमान की है, जो अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं, पद काट रहे हैं, भर्तियों को अटका रहे हैं, समय परिणाम नहीं दे रहे हैं,
जो मंत्री सुन नहीं रहे हैं, कोर्ट में जाना पड़ रहा है, कोर्ट से आदेश हो गया तो उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। वो मजबूरी में हमारा आंदोलन होगा और वो इन लोगों के खिलाफ होगा, आपके खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि आप संवेदनशील हो, आपके साथ आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इस खास बातचीत में हमारे साथ हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के संरक्षक उपेंद्र यादव जी। आज उपेंद्र यादव जी बहुत सारे युवाओं की आवाज बन चुके हैं। इनके संघर्ष का परिणाम है कि युवाओं को जो उनकी भर्ती और परिणाम से जुड़े मुद्दे हैं, जिनसे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो आपकी वजह से उन्हें आसानी से ये मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं। और इस खास बातचीत में बस इतना ही। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।